अगर आप एक इंडियन सिटीजन हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप वर्किंग मैन हैं, चाहे आप वर्किंग वुमेन हैं, आपको यूनियन बजट के बारे में पता होना चाहिए। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि यूनियन बजट क्या होता है, यूनियन बजट कौन प्रेजेंट करता है, यूनियन बजट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, और इस साल यूनियन बजट यानी कि 2023-24 के यूनियन बजट में क्या क्या अनाउंसमेंट्स की गई हैं जो कि आपको एज अ कॉमन सिटीजन, इंडियन सिटीजन पता होना चाहिए। सो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता लगेंगी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो आपको ये सुनकर बहुत ही हैरानी होगी कि जो आप यूनियन बजट बोलते हो या फिर सभी न्यूज चैनल्स में सभी जगह आप यूनियन बजट टर्म सुनते हो, एक्चुअल में वो टर्म कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, भारत के संविधान में कहीं पर भी यूज नहीं की गई है। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक टर्म मेंशन की जाती है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको आप लेमैन लैंग्वेज में यूनियन बजट बोलते हो। सो जो आर्टिकल 112 है, आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंडर एक टर्म मेंशन की जाती है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम बोलते हैं यूनियन बजट ऑफ द ईयर। एक क्या होता है, एक स्टेटमेंट होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एस्टिमेटेड, एक कीवर्ड है एस्टिमेटेड, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर की उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में क्या इनकम रहेगी, क्या खर्च रहेगा, उस सभी का एक स्टेटमेंट होती है जिसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। उसको आप बोलते हो यूनियन बजट। जो यूनियन बजट होता है ये बेसिकली एक अकाउंट होता है गवर्नमेंट के फाइनेंसेस का फॉर द फिस्कल ईयर, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रन करता है। यूनियन बजट को हम बेसिकली दो टाइप के बजट्स में क्लासिफाई करते हैं, एक है रेवेन्यू बजट और दूसरा है कैपिटल बजट। अब रेवेन्यू बजट क्या है और कैपिटल बजट क्या है वो देखते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स क्या रही, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या रहा, वो हम रेवेन्यू बजट में डिस्कस करते हैं। रेवेन्यू मीन्स रेकरिंग, जो चीज रिपीटेडली होगी। अब रेवेन्यू बजट में दो चीजें होती हैं, एक रेवेन्यू रिसीट्स, एक रेवेन्यू एक्सपेंसेस। सो रेवेन्यू रिसीट्स का क्या मतलब है, रेकरिंग इनकम, जो इनकम गवर्नमेंट को कंटिन्यूसली बार बार होती है, फॉर एग्जाम्पल टैक्सेस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर बात करें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रेकरिंग एक्सपेंडिचर है, जो बार बार रिपीट होता है। लेकिन दूसरे हाथ अगर हम कैपिटल बजट की बात करें तो इसके अंडर होता है कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है, अगर आप एक लेमैन लैंग्वेज में समझो, जैसे सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैपिटल बिल्ड की, सपोज एक बिल्डिंग बनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सो जो उस पर खर्चा होगा वो एक ही बार होगा, तो वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीट्स क्या होती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अर्निंग होती है लेकिन वो एक ही टाइम पे होती है। तो ये रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट दो टाइप्स हैं यूनियन बजट के, जो हमने काफी इजी और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में देखे हैं। आगे चलने से पहले ये मैं आपको बता दूं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 112 है, उसके ये सारे पॉइंट्स हैं जिसमें मेंशन किया गया है। जो एक दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो हम देखते हैं। आर्टिकल 112 क्लॉज 1 क्या बोलती है, द प्रेसिडेंट शेल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉज टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट a statement of the estimated receipts and expenditure of the government of India for that year, in this part referred to as annual financial statement। क्या मतलब है कि जो annual financial statement होती है वो माना जाता है कि जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो टेबल करते हैं बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। और उसमें क्या होता है, एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फॉर अ पर्टिकुलर ईयर। सो यही आप हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो 112 के अंडर लैंग्वेज लिखी हुई है वो मैंने आपको बताई। ये सारे पॉइंट्स है, अगर आप पढ़ना चाहो आप पीडीएफ में पढ़ सकते हो। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको।
सो अभी हमने लेमन लैंग्वेज में समझा था कि रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट क्या होता है। यहाँ पे उनकी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। रेवेन्यू बजट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स। सो रेवेन्यू रिसीट्स क्या है, दो टाइप की होती हैं, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो एक्सपेंडिचर होता है जो गवर्नमेंट की डे टू डे फंक्शनिंग पे खर्चा होता है, और जो भी सर्विसेज सिटीजन्स को गवर्नमेंट देती है उस पे जो खर्चा होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर आता है। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा होगा तो उसको हम रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। अगर हम कैपिटल बजट की बात करें तो उसमें कैपिटल रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड होती हैं। उसमें क्या क्या होता है, जैसे पब्लिक से गवर्नमेंट लोन लेती है, फॉरेन गवर्नमेंट से लोन लेती है, आरबीआई से अगर गवर्नमेंट लोन लेती है तो वो गवर्नमेंट के कैपिटल रिसीट्स होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट कैपिटल बिल्डिंग में एक्सपेंसेस करती है, जैसे मशीनरी डेवलप करनी है, कोई इक्विपमेंट डेवलप करना है, कोई बिल्डिंग डेवलप करनी है, एटसेट्रा। सो फिस्कल डेफिसिट हम किसको बोलते हैं, हमने इकोनॉमिक सर्वे के वीडियो में भी देखा था, जब गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है गवर्नमेंट की टोटल रेवेन्यू से, उसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। सो यहाँ पे आपको रेवेन्यू कैपिटल बजट के साथ साथ रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट भी पता चल गया है। अब देखते हैं कि यूनियन बजट प्रिपेयर कैसे किया जाता है और कौन प्रिपेयर करता है। सो ये यूनियन बजट है इंडिया का, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिपेयर करती है इन कंसल्टेशन विद नीति आयोग एंड अदर कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो एक बजट डिवीजन होती है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर, जो नोडल बॉडी एक रिस्पॉन्सिबल है यूनियन बजट बनाने के लिए। तो अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन यूनियन बजट प्रिपेयर करता है, तो उसका आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की बजट डिवीजन, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर लाई करती है। इसके बाद है कि बजट मेकिंग प्रोसेस कब स्टार्ट होता है। अगर आपको पता होगा कि जो बजट है वो 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन जो बजट बनना स्टार्ट होता है वो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स पहले स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये काफी लंबा प्रोसेस होता है। सभी मिनिस्ट्रीज से कंसल्ट करना, सभी मिनिस्ट्रीज को उनके एस्टिमेटेड उनसे एक्सपेंसेस पूछना, फिर उनको फंड्स एलोकेट करना, ये काफी लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस होता है। तो ये अराउंड 6 मंथ्स पहले यानी कि अगस्त 2022 में स्टार्ट हो गया था। अगर हम 2023 के बजट की बात करें तो अराउंड 6 मंथ्स ये लेती है। और इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि जो बजट है ये पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के द्वारा पास होना बहुत जरूरी होता है बिफोर द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब देखते हैं कि यूनियन बजट को प्रिपेयर करने के बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो होता है कि सभी मिनिस्ट्रीज को सर्कुलर्स इशू किए जाते हैं कि आपके बजट के लिए अभी नेक्स्ट बजट जो प्रिपेयर होना है उसके लिए आपको अपना एक एस्टिमेट्स देने हैं ताकि आपको फंड्स एलोकेट किए जाएं। तो सभी मिनिस्ट्रीज को सर्कुलर्स इशू किए जाते हैं। उसके बाद जो प्रपोजल्स मिलते हैं, रिसीव होते हैं मिनिस्ट्रीज से, उन पे कंसल्टेशंस की जाती हैं। उनको कंसल्ट करके एक फंड्स एक फाइनलाइज किए जाते हैं, फिर वो रेवेन्यूज एलोकेट किए जाते हैं सभी मिनिस्ट्रीज को। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, प्री बजट मीटिंग्स होती हैं। उसके बाद बजट प्रिंट किया जाता है और डॉक्यूमेंट फाइनलाइजेशन की जाती है। उसके बाद बजट प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे मैं आपको नॉलेज के लिए एक और चीज बता दूं कि बजट प्रेजेंट होने से पहले जब बजट प्रिंट हो जाता है तो वो आज तक लीक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो भी ऑफिशियल्स होते हैं जिनको वो डॉक्यूमेंट जो भी उनमें इन्वॉल्व होते हैं उनको एक अलग से लॉग्ड फॉर्म में रखा जाता है कि उनको परमिशन नहीं होती पब्लिक उसमें जाने के लिए, ताकि बजट का कोई भी चीज लीक ना हो। बजट की जब ये सेरेमनी, ये सारा प्रिपरेशन खत्म हो जाती है, उसके बाद एक हलवा सेरेमनी की जाती है जो कि एक कस्टमरी इवेंट माना जाता है। यूनियन बजट को फाइनल स्टेज माना जाता है और ये जो हलवा है सभी में ऑफिशियल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और माना जाता है कि ये यूनियन बजट का प्रिपरेशन प्रोसेस की फाइनल स्टेज है। ये चीजें आपको क्यों बताई जा रही हैं यहाँ पर,
क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट थे, ये 2-3 साल पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ, उनको एक इंटरव्यू में पूछा गया था, जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी पहली बार बही खाता की फॉर्म में बजट लेकर गए थे, तो उनको पीपीएससी की इंटरव्यू में ये चीज पूछी गई थी कि इस बार के बजट में नई चीजें क्या हुई हैं। तो जो भी ये कॉमन चीजें हैं, नई चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए, आपके इंटरव्यूज में आपसे पूछी जा सकती हैं। यूनियन बजट प्रेजेंट होने से पहले जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ये दोनों हाउसेस को एड्रेस करते हैं। इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी एड्रेस कर रहे हैं टू द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। उनके एक साइड लोकसभा के स्पीकर हैं और दूसरी साइड राज्यसभा के चेयरमैन हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। अब यूनियन बजट प्रेजेंट कौन करता है? यूनियन बजट प्रेजेंट करता है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि है करंटली श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। इन्होंने पार्लियामेंट में यूनियन बजट 2023-24 प्रेजेंट किया है 1 फरवरी 2023 को। जो यूनियन बजट होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट बी में सारे टैक्सेस वगैरह डिस्कस किए जाते हैं, जो कि सारे सिटीजन्स के लिए, कॉमन मैन के लिए काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इम्पोर्टेंस रखते हैं। और जो पार्ट ए होता है उसमें सारे एक्सपेंसेस वगैरह डिस्कस किए जाते हैं। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट चीज जो अकाउंट्स हैं पार्ट बी के, वही डिस्कस करेंगे। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये नई टैक्स स्लैब है। रिसेंटली क्या किया गया है, जो 0 to 3 लाख वाले इनकम के लोग हैं, वो 0% उनको टैक्स दिया गया है, टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद 3 to 6 लाख रुपीज अगर हैं तो 5% टैक्स स्लैब में आप आते हो। 6 to 9 लाख है 10% में आते हो। 9 to 12 है 15 में, 12 to 15 20% में, और 15 से ऊपर 30% की स्लैब में आप आते हो। अब बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर की। फाइनेंशियल सेक्टर में क्या प्रपोज्ड मेजर्स किए गए हैं? सबसे पहले तो महिला सम्मान बचत पत्र एक प्रपोज किए गए हैं। ये क्या है? ये एक 1 टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम नई प्रपोज की गई है। 2 साल का इसका पीरियड होगा। इसमें डिपॉजिट फैसिलिटी दी जाएगी अप टू 2 लाख, लेकिन ये अकेली वमेन के लिए होगा। तो आपको ये की पॉइंट्स याद रखने हैं, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या बेनिफिट दिए गए हैं। जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको जो डिपॉजिट लिमिट है उनके लिए वो 15 लाख टू 30 लाख इनहांस कर दी गई है। पहले उनको जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट थी उनकी 15 लाख थी, अब उनकी डबल कर दी गई है, 30 लाख कर दी गई है। इसके बाद जो हमारा गिफ्ट IFSC है, उसको उसमें जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनको प्रमोट करने के लिए बहुत सारे सेवरल इनिशिएटिव्स प्रपोज किए गए हैं। अब बात करते हैं केपेक्स की। केपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें क्या ट्रेंड्स देखे गए हैं। यहाँ पे जो 2 कलर्स हैं उसके क्या क्या कोडिंग की गई है आपको वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। डार्क ग्रीन है, जो बॉटल ग्रीन है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और जो लाइट ग्रीन है वो ग्रांट इन एड है फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, एंड जो येलो कलर है वो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो 2023-24 के अगर हम बजट एस्टिमेट्स की बात करें तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 13.7 लाख करोड़ है, जो वो माना जा रहा है, एस्टिमेट किया जा रहा है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स की। एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स में क्या क्या अनाउंसमेंट्स की गई हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में फाइनेंशियल ईयर 2022 में ज्यादा क्रेडिट प्रोवाइड किया गया है, जो कि है 186 लाख करोड़। एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड एक उसके बारे में बात की गई है। ये फंड क्या करेगा, जो रूरल एरियाज है, जो गांव के एरिया है, उनमें स्टार्टअप्स को एनकरेज करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड की बात की गई है। इसके बाद आत्मनिर्भर भारत हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम की बात की गई है, टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। अब जो हॉर्टिकल्चर है उसको क्यों इतना इंपॉर्टेंस दी गई जाती है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर का जो बिजनेस पोटेंशियल है वो काफी हाई होता है। इसके बाद 20 लाख करोड़ क्रेडिट दिया गया है एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज सेक्टर के लिए। फार्म प्रोड्यूस के लिए एडिशनल स्टोरेज कैपेसिटी के लिए बात की गई है,
और इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की बात की गई है, श्री अन्ना। श्री अन्ना क्या है? ये सपोर्ट दी जाएगी इंडियन फार्मर्स को, इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाने के लिए इन द मिलेट्स। सो मिलेट्स के बारे में, मिलेट्स के फील्ड में इंडिया को ग्लोबल हब बनाने की बात की गई है, उसको नाम दिया गया है श्री अन्ना। काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट हाइलाइट्स की। सो जो इसमें यूनियन बजट में एक अनाउंस किया गया है कि जो पर कैपिटा इनकम है वो अराउंड 9 इयर्स में डबल से भी ज्यादा हो गई है और वो पहुंच गई है 1.97 लाख तक। तो आपको ये जो मेन फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसका साइज, जो वो पहले 10th लार्जेस्ट में आती थी वर्ल्ड में, लेकिन पास्ट 9 इयर्स में वो 5th लार्जेस्ट पे आ गई है पूरे वर्ल्ड में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके बाद है ईपीएफओ मेंबरशिप है जो वो भी डबल से ज्यादा हो गई है, 27 करोड़ तक पहुंच गई है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस कवर है जो पीएम सुरक्षा बीमा, पीएम जीवन ज्योति योजना में काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। ये कुछ फिगर्स हैं, आपको अगर आप पढ़ोगे एक बार आपको माइंड में आ जाएंगी, क्वेश्चन आएगा तो आपको उसको सॉल्व करने में हेल्प हो जाएगी। जैसे 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस दिए गए हैं उज्जवल स्कीम के अंडर। यहाँ पर पढ़ के आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि जैसे उज्जवल स्कीम है वो किसके रिलेटेड है? एलपीजी कनेक्शंस के। स्वच्छ भारत मिशन किस चीज से रिलेटेड है? यूपीआई के अंडर कितना कितना और चीजें प्रोवाइड की गई हैं, कितनी नई पेमेंट्स की गई हैं, वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और नई चीज जहां यहाँ पर मेंशन की गई है कि जो बजट है उसमें 7 प्रायोरिटीज मेंशन की गई हैं जिसको नाम दिया गया है सप्तऋषि। वो सप्तऋषि क्या है? एक तो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सेकंड है रीचिंग द लास्ट माइल। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मींस सभी को, सबका विकास सबका साथ जो स्लोगन है वो चीज इंक्लूसिव डेवलपमेंट है। रीचिंग द लास्ट माइल मतलब जो भी मोस्ट रूरल एरियाज हैं, जो मोस्ट रिमोट एरियाज हैं, वहां तक भी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, पहुंचाने के लिए ये कंपोनेंट इंक्लूड किया गया है सप्तऋषि में। थर्ड है यूथ पार्क, यूथ को एनकरेज करना, यूथ को आगे लेके जाना कि यूथ ही इंडिया का फ्यूचर है, उस पे काम करना। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सेक्टर पे काम करना। इसके बाद है ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ एक्सक्लूसिवली मेंशन की गई है। हमने इकोनॉमिक सर्वे में भी डिस्कस किया था, क्लाइमेट चेंज पे अलग से चीजें, एक चैप्टर इंक्लूड किया गया है, तो यहाँ पे भी ग्रीन ग्रोथ को एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना गया है। इसके बाद है अनलिशिंग द पोटेंशियल एंड 7th है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ये अमृत काल की सप्तऋषि है। अमृत काल किसको माना जा रहा है कि इंडिया का 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, 100 ईयर्स तक का जो पीरियड है उसको अमृत काल बोला जा रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम के बारे में। आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम है, इसमें क्या किया जाएगा कि जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं उसके लिए क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल प्रोवाइड करना, डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल प्रोवाइड करना, और इसमें 2200 करोड़ का आउटले दिया गया है। इसके बाद जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसमें भी 79,000 करोड़ की आउटले दी गई है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इस्टेब्लिश किया जाएगा थ्रू द यूज ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग शॉर्टफॉल, जो कि नेशनल हाउसिंग बैंक मैनेज करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है वो किसके थ्रू इस्टेब्लिश किया जाएगा? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग शॉर्टफॉल के थ्रू, और जो कौन मैनेज करता है? नेशनल हाउसिंग बैंक। ये यूज किया जाएगा पब्लिक एजेंसीज के द्वारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में। इसके बाद है 5G सर्विसेज के लिए 100 लैब्स इस्टेब्लिश करी जाएंगी। एंटिटी डिजी लॉकर सेटअप किया जाएगा जो कि MSME सेटअप यूज कर सकती हैं, लार्ज बिजनेस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है गोबर धन की बात की गई है जिसकी फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन स्कीम।
इसमें क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट किया जाएगा, 10,000 करोड़ की टोटल इन्वेस्टमेंट की जाएगी, 5% कंप्रेस्ड बायोगैस मैंडेट की जाएगी सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो नेचुरल एंड बायोगैस को मार्केट करते हैं। इसके बाद बात की गई है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की, जो लॉन्च किया जाएगा यूथ को उनको स्किल डेवलपमेंट करने के लिए नेक्स्ट 3 इयर्स में, जिसमें 4.0 इंडस्ट्री के नए कोर्सेज को कवर किए जाएंगे, जैसे कि कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन्स, ये सभी स्किल्स भी अब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के अंडर कवर की जाएंगी। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड की बात की गई है, जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टार्टअप्स को इनकरेज करने के लिए सेटअप की जाएंगे। इसके बाद है जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस किया गया था कि इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है फॉर श्री अन्ना। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद वहां पर सपोर्ट करेगा एज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो कि इंटरनेशनल लेवल की बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करेगा, टेक्नोलॉजीज को शेयर करेगा, रिसर्च को शेयर करेगा। इसके बाद है एक नई सब स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर लॉन्च की जाएगी, जिसमें क्या होगा, जो फिशरमैन है, फिश वेंडर्स हैं, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, वैल्यू चेन एफिशिएंसीज हैं, मार्केट को एक्सपैंड करना है, ये सभी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट बात की गई है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज की, जिसको हम PACS बोलते हैं। इनकी कंप्यूटराइजेशन की जाएगी 63,000 पैक्स की। इसमें 2,516 करोड़ इन्वेस्टमेंट की जाएगी। इसके बाद बात की गई है सिक्कल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन की, वो भी लॉन्च किया जाएगा, जिसमें सिक्कल सेल अनीमिया के केसेस को एलिमिनेट करने के लिए काम किया जाएगा। इसके बाद बात की गई है जॉइंट पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल रिसर्च को एनकरेज करने की वाया ICMR लैब्स। उसकी हेल्प से क्या होगा कि जो मेडिकल फील्ड है उसमें रिसर्च एंड इनोवेशन को काफी हद तक एनकरेज किया जाएगा, और साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल्स में भी रिसर्च प्रमोट करने के लिए नए प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएंगे। नेक्स्ट बात की गई है प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन की, जिसमें 15,000 करोड़ इन्वेस्ट किया जाएगा अंडर द डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके बाद एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम की बात की गई है, जिसमें 500 ब्लॉक्स कवर किए जाएंगे, जो कि एसेंशियल गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे मल्टीपल डोमेन्स में, जैसे कि हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, स्किल डेवलपमेंट एटसेट्रा। इसके बाद है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी सेटअप की जाएगी चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स के लिए। इसके रिगार्डिंग बजट स्पीच में बोला गया था कि जो पेंडेमिक के टाइम में स्टूडेंट्स को लॉस हुआ है लॉकडाउन की वजह से, शटडाउन की वजह से, उसके कवर अप करने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट एक सेटअप की जाएगी, जिसमें क्वालिटी बुक्स अवेलेबल की जाएंगी अक्रॉस ज्योग्राफी, लैंग्वेजेस, लेवल्स, और बहुत सारी नई फील्ड्स में भी उसमें बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी। इसके बाद है भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। ये सेटअप किया जाएगा डिजिटल एपिग्राफी म्यूजियम में, जिसमें 1 लाख एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस की डिजिटलाइजेशन की जाएगी फर्स्ट स्टेज में। नेक्स्ट है PM प्रणाम एक लॉन्च किया जाएगा, जिसकी फुल फॉर्म है PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। इसमें क्या किया जाएगा, सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को इंसेंटिवाइज किया जाएगा टू प्रमोट द ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स एंड बैलेंस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। की मदर अर्थ को सेव करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करना खत्म किया जाए और उसकी जगह पे ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स प्रमोट किए जाएं। इसके बाद है मिष्टी की फुल फॉर्म है मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। इसमें क्या किया जाएगा कि जो मैनग्रोव प्लांटेशन है कोस्ट लाइन के अलोंग एंड सॉल्ट पैन लैंड्स हैं उनके अलोंग,
उसमें काम किया जाएगा मनरेगा, कैंपा फंड और अदर सोर्सेज को कन्वर्ज करके। इसके बाद है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम नोटिफाई किया जाएगा अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, और इसके अंडर जो भी इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिव एक्शंस हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा और भी ज्यादा रिसोर्सेज उसमें मोबिलाइज किए जाएंगे। उसके बाद है अमृत धरोहर स्कीम जो नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए इंप्लीमेंट की जाएगी टू एनकरेज द ऑप्टिमल यूज ऑफ वेटलैंड्स। बायोडाइवर्सिटी को एनहांस किया जाएगा, कार्बन स्टॉक को एनहांस किया जाएगा, इको टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट किया जाएगा और जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनके लिए इनकम जनरेशन के रिसोर्सेज को प्रमोट किया जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएगी, जिसके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बजट 2023-24 के जो भी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी इंपॉर्टेंट था, मैंने हर चीज इस वीडियो में कवर की है। स्टिल आपको कोई भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन। If you like this video, please hit the like button and subscribe to my channel. See you in the next video.